हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले बार जो एक टॉपिक लेके हम लोग आए थे वो नोटिस राइटिंग था, और हमको ये भी पता चला था कि नोटिस क्यों लिखा जाता है, इसका क्या काम होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। उन सभी बातों पे हम लोग बात किए थे। आई होप कि सबको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको बनाने के लिए, घर बैठे बनाने के लिए। आई होप कि आप लोग उसको बनाए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, राइटिंग सेक्शन से ही, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग आज हम लोग जानेंगे आखिर स्टोरी राइटिंग है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों पे इसको ध्यान रखा जाता है। उन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि पिछले बार जब हम लोग नोटिस राइटिंग लिख रहे थे या जान रहे थे या पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ पता चला कि वो शॉर्ट कंपोजिशन है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नोटिस राइटिंग काफ़ी, अगर ज़्यादा लिखना हो तो वो 50 वर्ड तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। बट स्टोरी को आप लोग एलोबरेट काफ़ी दूर तक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कर सकते हैं, जब तक उसका एक सही कंक्लूज़न ना आ जाए आप लिखते रहिएगा उसको। तो आपको हम ये बता दें कि ये स्टोरी राइटिंग जो है आपका वो लॉन्ग कंपोजिशन है, क्योंकि ये एटलीस्ट 100, 200, 250 जैसा स्टोरी रहता है उतना लंबा ये जाता है, क्योंकि जब तक कंक्लूज़न ना आ जाए तो तब तक पता नहीं चलता है। तो आपके साथ पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, वो देखिएगा कि आखिर स्टोरी है क्या, व्हाट इज़ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग है क्या, आगे हम भी बात करेंगे कि क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे बीच अराइज हो रहा है वो है स्टोरी राइटिंग कि आखिर स्टोरी राइटिंग है क्या। तो आपके सामने डिफिनीसन है, आप देख सकते हैं कि डिफिनीसन है, स्टोरी राइटिंग इज़ अ वर्क ऑफ फिक्सन और इमेजिनेशन दैट इज़ यूजुअली रिटेन इन easily understandable grammatical structure with a natural flow of speech. Story writing is to be read of single sitting and therefore it should be as direct and brief as possible. आप देख सकते हैं डिफिनीसन की इसका कह रहा है कि स्टोरी राइटिंग जो ऐसा वर्क है जो एक फिक्शनल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। कह सकते हैं कि अगर जो हम लोग बात करें तो कुछ स्टोरियाँ फिक्शनल होती है। अब फिक्शनल स्टोरियाँ किसको कहेंगे कि हम लोग बचपन में सुनते आए हैं, बचपन से ही बहुत सारी स्टोरियाँ सुनते आ रहे हैं कि एक बाघ है, एक खरगोश है या एक कछुआ है। बहुत सारी ऐसा स्टोरी हम लोग सुने हैं, जैसे एक स्टोरी सुने थे कछुआ और खरगोश के रेस के बारे में। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो अपने आप से बनाया हुआ, क्योंकि वास्तव में रियलिटी तो ये है कि कभी ये रेस हुआ ही नहीं है। बट हम लोगों के बीच मैसेज देने के लिए ये एक मनगढ़ंत स्टोरी जिसको कहते हैं, फिक्शनल स्टोरी कहते हैं, जो बना के बच्चों के लिए ये बनाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, आपको एक मोरल पता चलता है जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं हर एक स्टोरी के लास्ट में। तो कह सकते हैं कि फ़िक्शनल स्टोरी एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हम जो बातों को सोच के लिखते हैं, कभी कभी होता है कि हमारे इमेजिनेशन इतनी दूर तक जाती है कि एक ये होता है, वो होता है, ऐसे करके भी स्टोरी कहानियों को लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं उसको इमेजिनेशन स्टोरी होता है। एंड एक पॉइंट और इसमें मिस हो रहा है, कह सकते हैं कुछ स्टोरियाँ रियल भी होती है। पूरा फिक्शनल और इमेजिनेशन वाला नहीं, कुछ स्टोरियाँ रियल भी होती है। तो रियल स्टोरी आप सब जानते हैं कि कुछ लेजेंडरी पे बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो होता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ कहानियाँ रियल भी होती है, और हर एक कहानी का मतलब एक ही निकलता है कि हमें वो या तो एंटरटेन करता है या तो हमें कुछ वो सिखा के जाता है इन द एंड में, ठीक है। तो आइए इसको और आगे कह रहा है कि डैट इज़ यूजुअली रिटेन इन इजली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अगर जो आपको यह स्टोरी को लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखा जाए कि अगर हमको भी समझ में आए और आगे वाले को भी समझ में आए, ठीक है। क्योंकि उसमें आई थिंक कि अगर जो आप इजी ग्रामर को यूज करते हैं तो आई थिंक आपका स्टोरी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि
स्टोरी ऐसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि खुद को भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए। तो आपका स्ट्रक्चर ग्रामर का काफ़ी आसान होना चाहिए विद द नेचुरल फॉलो ऑफ अ स्पीच। कह सकते हैं कि जो नेचुरल हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड को, वोकैब को यूज करते हैं, और सा वर्ड यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि समझने में आसान हो जाएगा। कह सकते हैं कि स्टोरी राइटिंग इज़ टू बी रीड एट अ सिंगल सिटिंग एंड देयरफॉर इट शुड बी एज डायरेक्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल। इसको हम लोग सिंगल सिटिंग भी कह सकते हैं। स्टोरियाँ क्या होती है कि जब तक आप लोग एक अच्छा स्टोरी लिखने के लिए आप जब तक अपने माइंड पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अपने आप को अलोन नहीं करते, सिंगल सिटिंग नहीं करते हैं, तो आई थिंक कि आप एक अच्छा स्टोरी एक अच्छे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये होनी चाहिए, ब्रीफ में भी होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल होना चाहिए, जहाँ तक एक क्लियर कॉन्सेप्ट निकल के आना चाहिए, एक सोल्यूशन निकल के आना चाहिए, वहाँ तक इसको हम ले जा सकते हैं। तो आपको पता चला कि आखिर स्टोरी राइटिंग है क्या। ठीक है, कह सकते हैं फिक्शनल इमेजिनेशन और रियल स्टोरी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइपिकली स्टोरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इसका जो मेन की एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से बातों पे हम लोग ध्यान देंगे लिखने टाइम, और लिखते टाइम अगर जो ध्यान देंगे उस की पे, तो आई थिंक कि आपका स्टोरी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आइए देखिए आपके सामने यहाँ पे 5 की एलिमेंट्स है। जो पहला है वो है कैरेक्टर। फीवर इज़ बेटर। ठीक है, अगर जो हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपके सामने कुछ क्लू रख दिया गया हो तब तो काफ़ी आसान हो जाता है कि एक बॉय था, वो बहुत नॉटी था, वो काम नहीं करता था, वो नहीं पढ़ता था, माता पिता का कहना नहीं मानता था, तो वो एक क्लू हो जाता है जो आपके लिए काफ़ी लिखना आसान हो जाता है। बट अगर जो आप खुद अपना एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो कैरेक्टर को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर एक स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ फीवर इज़ बेटर। अगर जो ज़्यादा कैरेक्टर को शो ना करके हम लोग अगर जो कुछ ही कैरेक्टर पे फॉलो करें और फोकस करें, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है और समझने में भी आसान होता है। तो पहला जो यहाँ पे की एलिमेंट्स है वो आपका है कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टोरी में कैरेक्टर होनी चाहिए। एंड सेकेंड, सेटिंग। सेकेंड पॉइंट आपका आता है सेटिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रीफ बट पोएटिक एंड विविड। अब सेटिंग इस तरह से स्टोरी को कीजिएगा कि आपका ब्रीफ तो होना चाहिए, कह सकते हैं विविड भी होना चाहिए। मीन्स कि अगर स्टोरी आपका थोड़ा सा, अगर जो स्टोरी आपका थोड़ा सा तरकदार भड़कदार नहीं रहेगा, आप उस पर अच्छा से फोकस नहीं करते, तो आई थिंक कि वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लॉट। प्लॉट और सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। प्लॉट, आप जो आइडिया होता है, अगर जो प्लॉट मीन्स आइडिया भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास आइडिया कोई भी छोटा सा भी आइडिया हो या नॉर्मल भी आइडिया हो, तो उसको उस तरह से आप एलेबरेट करें जो लगे कि अगर जो जब पढ़ा जाए किसी के द्वारा तो लगे कि नहीं, इसका प्लॉट जो है काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर प्लॉट स्टोरी का कमज़ोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, तो स्टोरी कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ स्टोरी इतना हम लोगों के दिल को छूता है कि तालियां बजाने पे मजबूर कर देता है। कि रीज़न क्या है, क्योंकि उसका प्लॉट जो होता है स्टोरी का वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इम्पैटिक होता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट पे कि प्लॉट उसका सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कि लिखते टाइम हम लोग इन बातों पे ध्यान रखेंगे। इंटेंस बट वन। अगर जो किसी एक कैरेक्टर को हम लोग इलोबरेट करते हैं स्टोरी में, तो कह सकते हैं एक इंटेंशन को लेके चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर और अच्छा लगेगा स्टोरी, देखने में भी, समझने में भी, आपको लिखने में भी सही लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट है थीम। थीम तो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कह सकते हैं रीडिंग टू मेजोरिटी ऑफ रीडर्स। ठीक है, अगर जो थीम नहीं है, प्लॉट नहीं है, तो आई थिंक ये सब मिलके एक अच्छा सा स्टोरी बनता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मूवी में एक जब अच्छा स्टोरी रहता है तो देखने में दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से स्टोरी में भी अगर जो हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान देंगे, तो आई थिंक कह सकते हैं कि आपका स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। सो थैंक यू। And being we are good and responsible citizens, you should stay at your home and keep safe. Thank you.